नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश राजपूत है और आपका स्वागत करता हूं गेस्ट इन न्यूज़ रूम के नए अंक में। और हमारे साथ आज जो न्यूज़ रूम की जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, मेहमान हैं, बहुत खास हैं। वो है मध्य प्रदेश सरकार की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के इस न्यूज़ रूम में। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो वो देखें कि हम पत्रकार लोग या हमारा न्यूज़ कैसे काम करता है। आप इसके पहले किसी न्यूज़ रूम में गई हैं? नहीं, मैं तो अभी आ ही रही हूँ यहाँ पे। और आज यहाँ पे विस्तार में आप लोगों ने बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। जी जी। तो हम लोग आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कैसे हम लोग न्यूज़ बनाते हैं। जो आप न्यूज़ देखती हैं उसके लिए इतने सारे लोग यहाँ काम करते रहते हैं और हम सब लोग। सबसे पहले तो आपके ऑफिस बहुत अच्छा है जो अच्छा, मैं देख पा रही हूँ। क्या अच्छा लगा आपको, बताइए। यहाँ पे जिस तरीके से अलग अलग सेटअप है यहाँ कंप्यूटर में, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। हाँ, ये सब बड़ी, ये सबसे अच्छा लगा मुझे कि यहाँ बेटियाँ भी इतनी अच्छे से सेवाएं दे रही हैं। तो क्या कहोगी इनको? जानती हो, तारीफ कर रही है तुम्हारी कि तुम सब लोग बहुत मेहनत से काम करेंगे। क्या कहोगी इनसे? बस मैम, ऐसे ही काम करते रहेंगे हम लोग आगे भी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे हमारे एडिटिंग होती है, ये विजुअल्स होते हैं, उसको हम लोग काटते हैं, दिन भर काम चलता रहता है और हम लोग न्यूज़ की बड़ी भागा दौड़ी मारा मारी लगी रहती है। मगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि आप जो जन सेवा में हैं, आपका लंबा करियर रहा है। आपने सरपंच के पद से लेके कैबिनेट मिनिस्टर तक का सफ़र तय किया है। तो कभी सोचा था आप यहाँ तक पहुँचेंगे जब आपने राजनीति शुरू की थी? तो नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, ना मेरे परिवार के लोग सोचे थे कि मैं इस जगह पे पहुंचूंगी, और ना मेरे समाज के लोग सोचे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थान पे हमारी बेटी को लाएंगे। पर यह भारतीय जनता पार्टी का कमाल है कि आज इस क्षेत्र में आने का अवसर मिला, और इसका पूरा श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जनों को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। चूँकि मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मैं यहाँ पे आऊँ। मैं तो एक सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य के रूप में मैं अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रही थी। क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा की स्तर और शिक्षा की इतनी सुविधा नहीं थी। मैं खुद भी जब पढ़ रही थी तो उस समय में स्कूल नहीं हुआ करते थे। मैं 8 किलोमीटर धुतका जाती थी, भैया बहन हम लोग साथ में पढ़ने। फिर जब 8वीं तक वहाँ पढ़ी, पहली से लेकर के 8वीं तक, और फिर जंगल भी बीच में थी, रोड भी नहीं थे। और फिर 8वीं पढ़ने के बाद फिर मैं जब 9वीं से बमनी गई, तो बमनी में 13 किलोमीटर, उस समय में हम लोगों ने 2 बहन, एक मैं और रसिया, हम लोग ज्ञानवती, रामवती, रमोला, ये प्रेमिला, हम लोग सब लोग वहाँ से हम लोग स्कूल जाते थे। 9वीं से हम लोग बमनी बंजर 13 किलोमीटर हुआ करते थे, साइकिल से जाते थे। एक साइकिल में 2-2 बहन, और कभी पैदल भी जाते थे। बीच में बंजर नदी थी, तो ऐसा कुछ हुआ कि बरसात के समय में बंजर नदी में हम लोग बह भी गए। अच्छा, कब बहे आप लोग? ये जब हम लोग 9th में पढ़ रहे थे उस समय में। और उस समय में जब हम लोग बह गए तो घर में जब गए, लेट गए, तो फिर वहाँ पे हम लोगों को मार भी पिटी। घर के लोगों ने कहा कि लेट कैसे आए आप लोग? तो आप लोगों ने बताया नहीं कि हम तो वहाँ बह गए, डूबते डूबते बचे? फिर हम लोगों ने बताया कि भाई ऐसी स्थिति थी। तो वो हम लोगों के जीवन का एक बहुत ही घटना थी और संघर्ष वाला जो वो स्थिति थी। उसी समय में जब हम लोगों के घर पे, जब सवेरे हम लोग एक दूसरे से बात किए, स्कूल जाने लगे, तो तुम्हारे घर पे क्या बोले, तो कुछ हमारी 5 बहनें थे, तो उनमें से हम लोगों ने एक दूसरे में चर्चा किए, तो उन्होंने बताया कि मेरे को तो आज बहुत मार पिटी। एक ने कहा हमारे बाल पकड़ के खींचे हमारी मम्मी ने कि लेट कैसे पहुँचे। तो ये सारी परिस्थितियों को जब हम लोगों ने झेला, फिर उसी दिन हमने संकल्प किया था कि या तो बड़े अधिकारी बनूंगी या फिर राजनेता बनूंगी। क्या बात है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जब मैंने आप बीती बात बताई, तो सबसे पहले वो ब्रिज को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसे दिए। उस समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो वो ब्रिज भी बन गया। आज वहाँ से आने जाने के लिए लोग आज उसी से फर्राटे गाड़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये भाजपा है। बहुत सुंदर। ये माने बहुत यादगार चीज़ थी कि जिस नदी से आप लोग वहाँ, जहाँ पुल नहीं था, वहाँ से बही और फिर आपने वहाँ पे पुल बनवाया राजनेता बन के। जी। तो क्या आपको लगता है बचपन में जो संघर्ष होते हैं ये आदमी को मजबूत करते हैं? हाँ, ये जो बचपन के जो संघर्ष रहते हैं तो वो वाकई में आदमी को मजबूत करते हैं, और जो उनका एम रहता है उस पर एक बड़ी मजबूती के साथ उसको करने में एक शक्ति मिलती है। मगर हम यही देखते हैं कि एक तो महिला
ऊपर से फिर आदिवासी इलाके से, तो एक तो महिलाओं का संघर्ष ऐसे ही ज़्यादा होता पुरुषों के मुकाबले, फिर एक आदिवासी इलाके से किसी महिला को निकल के यहाँ तक आना। संघर्ष तो मेरे जीवन में बहुत आई, क्योंकि मेरे जब मैं 8वीं के बाद मेरे माता पिता चले गए, जी। फिर जब मेरी ससुराल हुई 90 में, तो मेरी ससुराल टिकरवाड़ा में, तो जब मैं ससुराल में आई तो मेरे जिस तरीक़ा से हमारे जो पति थे वो दोनों भाई थे और एक छोटे से किसान थे, किसान के बेटे थे। और शादी के बाद 2013 में मेरे पति की डेथ हो गई। जी जी। मेरे 3 बेटी 1 बेटा हैं, और मेरी जो बहन थी, हम लोग मात्र 2 बहन थे, तो बहन भी चली गई। ओहो। और हमारे जेठ जी थे वो भी शांत हो गए। तो कुल मिलाकर के मैं अकेले महसूस करती थी, पर भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से जब काम की तो एक बड़ा परिवार हमको मिला, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहीं महसूस नहीं होने दिया मेरे को कि मैं अकेली हूँ। देखिए, हमने आपके लिए कितनी सारी फोटो सजा के रखी हुई हैं। जी 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 जी, थैंक यू। कौन सी फोटो आपको सबसे अच्छी लगी, इसे बताइए। ये फोटो चूँकि ये तो सब अभी के हैं, ये वाली वो राज्यसभा में थी तब की फोटो है वो। अच्छा। और ये फोटो, ये जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से जी जी। जब मैं पहली बार 2017 में जब मेरी गठन हुई, तो उस समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मैं अपने परिवार के साथ मिलने गई थी, तो तब की ये फोटो है। और ये भी राज्यसभा की फोटो है। ये हम लोग ने आपको इसी फोटो में देखा है अक्सर। जी जी जी। पर अभी जब मैं ये जो बाल मेरे नहीं है ये, तो ये राज्यसभा के बाद जी, जब मैं जैसे ही मुझे टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के, तो उस समय में उसी समय में मेरे को एक सिस्ट हुआ था यहाँ पे चेस्ट में। जी जी। तो मैं डर करके जा करके और कीमो कराई। अच्छा। तो कि कहीं कैंसर का रूप तो ना ले ले। जी। तो उस समय में मेरे बाल झड़े थे और मैं फिर थोड़े थोड़े बाल झड़ रहे थे, तो मैं गई वहाँ मंदिर में और पूरे बाल दे के आ गई थी। अच्छा। तो उस समय के ये बाल हैं। अच्छा। और वो बड़े मेरे संघर्ष के जीवन रहे। ये नीचे के फोटो भी आपके, ये नीचे की जो फोटो है ये वाले मेरे, ये डांस वाले। मैं हाँ, आदि उत्सव का अभी कार्यक्रम हुआ था। हाँ। गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस। जी जी। जनजाति गौरव दिवस के दिन हम लोगों ने नृत्य किए थे। अच्छा। कर्मा, तो जिसमें हमारे 1500 भैया बहनें और गांव के रहने वाले सभी हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारीगण सब लोग हम लोगों ने कर्मा नाट्य किए थे। और ये हमारे कलेक्टर हैं, हम सब लोग मिलकर के नृत्य कर रहे थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नए वाले मुख्यमंत्री साहब के साथ भी आप हैं? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ। जब हमने अमरवाड़ा में मुझे जिम्मेदारी दिया गया था, तो चुनाव जीतने के बाद, उपचुनाव के लिए, उपचुनाव में, जी जी, तो उपचुनाव जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं वेलकम की थी, स्वागत। बड़ा कठिन चुनाव था वो तो है? जी, बहुत कठिन था, पर हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता सब लोगों का अच्छा सहयोग रहा। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जी के और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के काम कर रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ लेते हुए आज जनता जनार्दन। शिवराज जी के बारे में क्या कहेंगे? शिवराज जी हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। और जब मैं राज्यसभा में हमें जब भेजे थे, हाँ। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उस समय में थे, तो जब मैं राज्यसभा में जाकर के ओथ लेने के बाद फिर मैं आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दी थी। उस समय की ये फोटो। आप सरपंच रहीं, जिला पंचायत की 3 बार अध्यक्ष रहीं, और जिस तरीके से आपको पद जो राज्यसभा होता है, बड़ा हाउस होता, अपर हाउस होता, उसके लिए चुन लिया गया, तो कैसा लगा आपको? एक कार्यकर्ता भाव लेकर के पहले भी काम करती थी और आज भी मैं कार्यकर्ता भाव लेकर के काम कर रही हूँ। मैं जब सरपंच रही तो उस समय में मैंने गांव में साक्षरता को लेकर के काम की थी कि मेरे गांव के हर व्यक्ति साक्षर हों, चाहे महिला हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, जो भी हों। तो उस समय में मैं 99 में जब सरपंच बनी थी, और जब सरपंच बन करके एक अभियान के रूप में मैंने इसको एक में साक्षरता बनाने के लिए हर महिला शिक्षित हों, अपने सिग्नेचर करें, दस्तखत करें, उसको लेकर के काम की। और दूसरे में मैंने अपने स्व सहायता समूह की बहनों की गठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो इन दोनों को लेकर के माननीय हमारे राष्ट्रपति थे जेपी अब्दुल कलाम जी, उन्होंने 2002 में मुझे अवार्ड दिया था, सम्मानित किया था। और इसके बाद फिर 2003-04 में मैं फिर लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष कंटिन्यू 3 बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष रही। विशेष करके मेरे इंटरेस्ट रही कि हमारी जनजाति समाज की संस्कृति, बोली, भाषा, और उसको लेकर के माननीय
जब मैं राज्यसभा में गई तो राज्यसभा में हमारी गोड़ी संस्कृति और गोड़ी भाषा बोलने के लिए मैंने निवेदन किया क्या बात। कि हर व्यक्ति के, हर समाज के, हर जाति के अपनी क्षेत्रीय बोली रहती है, भाषा बोली। तो हम लोगों की जनजाति समाज के भी एक बोली है, और गौड़ भाषा ट्राइब है। तो सबसे पुरानी तो वो ट्राइब होती है। वो गौड़ भाषा तो सबसे पुरानी सबसे भाषा पुरानी है, जी जी। बहुत पुरानी भाषा है। और यदि मैं देश के अंदर बताऊं कि देश के अंदर यदि हमारे 12 करोड़ से ज़्यादा जनजाति लोग हैं, तो उस पे अधिकांश 50% 60% लोग इस भाषा को बोलते हैं। उस पे हमारे बहुत से ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों में भी चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, वो गोड़ी झारखंड बोली हो, जाती है। वो गोड़ी में बोली जाती है। ये आप जब से आई हैं हमारे ये प्रोड्यूसर बहुत उत्साह, सोनिया नाम है इनका, बात करेंगे। नमस्ते मैम, मेरा नाम नमस्ते। सोनिया है। आप जैसे शिक्षा की बात कर रही थी तो मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप 10th क्लास में जब आप स्कूल जाती थी तो 14-15 किलोमीटर साइकिल से जाती थी, और मैंने किस्सा पढ़ा है कि आप नदी में बह गई थी। क्या वो सच है? सच है। क्या तो किस्सा है सच वो बताइएगा। वो नदी में आज इतना अच्छा पुल बना, और नदी में पुल भी मैंने बनाया, और हमारी सरकार की देन है। सच्चाई है कि उस समय में, आप चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी बिलोंग करती हूँ तो लोग कहेंगे कि भाजपा की बात कर रही है, पर ये सच्चाई है कि जिस तरीके से आज़ादी के बाद दूसरे दल के लोगों ने राज्य किया, पर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, आदिवासी जनजाति के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आज देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी महिला को आज सबसे सर्वोच्च शिखर पे आज महामहिम राष्ट्रपति बना करके जनजाति समाज के भाई बहनों को आज सम्मान दिया, गौरव मैं दिया। चाहूंगी आप वो किस्सा अगर हमारे साथ साझा कर पाती कि क्या हुआ था उस समय पे जब आप नदी में बह गई थी। तो उस समय में जब हम लोगों ने नदी के किनारे किनारे वो छोटे छोटे पेड़ थे और बेशरम के पेड़ थे, तो उनको पकड़ करके हम लोगों ने काफ़ी, कम से कम जिस घाट से हम लोग चलते थे नाव से, तो एकदम से तूफान आई, तो वो छोटी सी डोंगी थी, उस पे हम लोगों ने पलट गए। और पलटे तो हम लोग बस वो अपने ड्रेस में थे, आसमानी कुर्ता, सफ़ेद सलवार, सफ़ेद दुपट्टा। तो नीचे जा कर के हम लोगों ने फिर एक दूसरे में बचाओ बचाओ करके, और लगभग ये हमारी 6 बजे के आसपास थी। आपके साथ बरसात और भी के आपके समय में। साथी थे? हाँ, साथी थी बहनें, उन लोग सब लोग 5 बहनें बैठे थे हम लोग। और जब भूख लगती थी तो चने के फूटे हम लोग रख लेते थे छत्ते में, और स्कूल जाते समय तो वो सब भी बह गए। चलिए, मगर एक बड़ी बात ये देखते हैं कि मंडला और जिस इलाके से आप आती हैं वहाँ पे, जिसको आप पलायन कह रही हैं, हम लोग मानव तस्करी भी कहते हैं कि वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं, फिर लंबे समय तक गायब रहती हैं। ये एक बड़ी समस्या है, आपकी जानकारी में भी आई होगी। इस पे जो जिस तरीक़े से जनजातीय क्षेत्रों में हमारे पलायन की तो विशेष ऐसी स्थिति आती थी, पर उसको लेकर के हमारे विचार परिवार, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हर जगह स्व सहायता समूह बना करके उसमें महिलाओं को, बेटियों को जोड़ने का काम की है, और शिक्षा जगत में ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को प्रोत्साहन देने का काम की है, जिसमें बहुत ऐसे अनेक ऐसी योजनाएं बना करके और लड़कियों को भी रोजगार में जोड़ने के लिए, चाहे वो सरकारी संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो, चाहे स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, व्यवसाय बिजनेस के माध्यम से हो, जोड़ रहे हैं। पर जो आप बता रहे हैं ये सच्चाई है कि जब आज़ादी के बाद ये सारी योजनाएं यदि उस समय में संचालित हो जाती तो हमारी बेटियां बाहर नहीं जाती। और आज की स्थिति में तो ये है कि बहकावे में जाती हैं या रोजगार के लिए जाती हैं? रोजगार की उनको लोभ लालच देते थे कि हम आपको नौकरी लगा देंगे, और नौकरी के कारण बेचारे वो लोग जाते थे, हम इतने पैसे दे देंगे, आपको हमारे कंपनी में काम करनी होगी। तो उसके कारण से वो चली जाती थी। पर हम लोग जब देखे तो ये पूरे हमारी सरकार ने हर जिले में एक ग्राम पंचायतों में रजिस्टर रखा गया, और ग्राम पंचायत में रजिस्टर रखने के बाद जो भी गांव से बाहर जाते हैं तो उसके बराबर एंट्री होती है। और अब वो व्यवस्था अब वैसी नहीं रह गई। अब भाजपा की सरकार ने बहुत पारदर्शिता से लोगों को, यदि कोई ले जा रहे हैं कोई कंपनी वाले, तो उनका पूरा एड्रेस, कहाँ ले जा रहे हैं, कितने काम कराएंगे, कौन सा काम कराएंगे, कितने घंटे काम इनका सेवाएं लेंगे, ये सारी चीज़ें। ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं अंचल जी, आपसे कुछ पूछेंगे। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप ट्राइबल क्षेत्र से आती हैं और ऐसे में आज आप सक्षम हैं, मंत्री भी हैं, प्रदेश में सरकार चला रही हैं, तो अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को फ्रंट लाइन पे लाने के लिए कौन से ऐसे प्रयास आपके दिमाग में हैं कि करने चाहिए और सरकार को भी और भी उनके उत्थान के लिए करने की जरूरत है? क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी, उनको मैं नमन करती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो जब अंतिम छोर के व्यक्ति
को हम फ्रंट लाइन में लाने के लिए, चाहे वो कोई भी वर्ग के व्यक्ति हों जो हमारे जंगल पहाड़ी में रहते थे, उन लोगों को भी इतनी अच्छी सुविधाएं दी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पे। और आज सीधे, पहले तो मैंने जैसे कहा कि जब मैं थी तो 90 के शतक में भी कुछ नहीं था, तो उस समय में जब हम लोग जब आते थे तो हम लोग पैदल आते थे यार, कहीं वो साइकिल से आते थे, रोड नहीं हुआ करते थे, कोई ऑटो नहीं होती थी, कोई 4 व्हीलर नहीं चलती थी। फर्राटेदार आज ऑटो चलने लगे, हर गांव में सुविधाएं हो गई, व्हीकल हो गए और पहुंच मार्ग हो गए, तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। आपने कहा कि गांव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, काम करने के लिए, तो हम लोगों के यहाँ पे पहले छोटी ट्रेन लाइन थी, आज वो ब्रॉडगेज हो गया। तो ब्रॉडगेज होने के कारण से आज हमारे महराजपुर तक ट्रेन आने लगी। ट्रेन से आज लोग जबलपुर तक जाने लगे, नागपुर जाने लगे, गोंदिया जाने लगे। पर जिस तरीके से आपने कहा कि आगे और क्या करेंगे, तो आगे मेरी तो यही प्रयास रहेगी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो ट्रेन जबलपुर में रुकती है ओवरनाइट, इंदौर से जबलपुर जो ट्रेन आती है और आगे मंडला तक चली जाए, वो मंडला तक चली जाए। गोंडवाना ट्रेन चलती है जबलपुर से दिल्ली तक, वो गोंडवाना ट्रेन अपने गोंडवाना गढ़ में पहुंच जाए। सही सही। ये श्वेता जी हैं, हमारी आउटपुट की चीफ हैं, ये बात करेंगे। जी कैसी हैं संपत्तिया जी? जी ठीक हूँ। आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा अच्छा, आप भी कहाँ बहुत से अच्छी लग रही हैं, आपकी ऑफिस भी बहुत अच्छा है जी। अच्छा, आप मंडला से आती हैं जी। तो आप अपने क्षेत्र का कुछ गीत कोई गुनगुना दें। गीत तो नहीं कह सकती, पर मैं गुनगुनाती रहती हूँ क्षेत्र में जाती हूँ तो, कि ओ हो हारे पढ़ेला जाबो रे, बिन पैसा के ज्ञान मिले पढ़ेला जाबो रे। जी बहुत बढ़िया। मतलब ये हुआ कि बिना तो पैसे हाँ, तो पहले तो पैसे देने के बाद भी शिक्षा की उनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी, पर आज ये स्थिति है कि हम अपने समाज के बच्चों को, गांव के बच्चों को, सबको कहते हैं कि भैया बिन पैसा के ज्ञान, मतलब बिना पैसा का आज हम लोगों को शिक्षा मिल रही है। तो आप लोग पढ़ने जाओ, गांव गांव में आंगनवाड़ी हैं, प्राथमिक शाला हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो आप लोग पढ़ो, ताकि पढ़ करके आप अपने भविष्य को बनाओ, नौकरी करो, व्यवसाय करो, बिजनेस करो और अपने परिवार के, अपने गुरुजनों के, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। ये अमर हैं, ये भी आपसे कुछ पूछेंगे। प्रणाम, आपको प्रणाम। जी, मेरा नाम प्रणाम। अमर है। आप 1999 में पहली बार सरपंच बनी थी जी। मैं तब पैदा हुआ था जी। इसके बाद सरपंच से आपने संसद तक का सफर तय किया, आप राज्यसभा में सांसद रहीं। जब आपकी शादी हुई थी, आपके पति पटवारी के पद पर थे, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिली थी, तो आपको ईंट भट्टों में भी काम करना जी। पड़ा। आपने अपने संघर्ष की कहानी बताई कि आप स्कूल जाती थी, नदी में पुल नहीं था, वो पुल आपने बनवाया। जी। मैं लोगों की सफलताओं से प्रभावित नहीं होता हूँ, सफलता के पैमाने सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं लोगों के संघर्षों से प्रभावित होता हूँ। आपका संघर्ष बड़ा था, वो दौर जब आप संघर्ष कर रही थी और अब आप सफल हैं, आप जो चाहें कर सकती हैं, अपनी सरकार से करवा सकती हैं। कितना बदल गया है जीवन अब। पहले अब आपके पास समय नहीं होता होगा शायद, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि लोगों से मिल सकें, परिवार से मिल सकें, परिवार को समय दे सकें अपनों से। तब आपको कोई पहचान नहीं थी, अब पूरी दुनिया जानती है, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, आप गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में। कितना बदल जाता है जीवन। उस समय का संघर्ष में आप जैसा कह रहे हैं, आप जैसे अनेक भाई हैं जो उस समय में वाकई में जो आज संसाधन मिल रही है, तो वो संसाधन नहीं हुआ करते थे। और आज स्वास्थ्य, शिक्षा, हर प्रकार की सुविधाएं आज मिल गई। जैसे आपने कहा कि मैं 90 में, उस समय में सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य के रूप में काम करती थी, मात्र 500 रुपया मिलती थी, पर फिर भी मेरे मन में था कि मेरे गांव के बच्चों को मैं शिक्षा दूं, मेरे गांव के बच्चे शिक्षित हों और पढ़ लिख करके नौकरी करें। क्योंकि ज़मीन तो उतना ही है, ज़मीन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, पर यदि शिक्षा के क्षेत्र में यदि ये आगे बढ़ेंगे तो नौकरी करेंगे और अपने जीवन को संवारेंगे। तो मैं 10:30 बजे से 4 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाती थी, और इसके बाद गन्ना के हमने ठेका लेते थे, गन्ना छीलने का। तो वो हम लोगों ने, मैं, मेरी सास, हम लोग गन्ना छीलने के लिए, और मोहल्ला के 2-4 लोग, और तो हम लोग खेत ठेका लेते थे और गन्ना छीलने जाती थी मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद। और फिर शाम को हम लोगों ने 5 बजे से 8 बजे रात तक हम लोग गन्ना छीलते थे खेत में। आज भी ये है कि यहाँ से मेरा कट गया ये उंगली, तो पूरा यहाँ से आज भी ये मेरी पूरी ये निशानी है, यहाँ से गन्ना छीलते समय। मतलब संघर्ष बड़ा करें तो उस समय में भी मैंने मजदूरी की। फिर इसके बाद फिर मुझे लगा कि मेरे को ईंट का धंधा, जो ईंट के काम में जाते थे, पति भी जाते थे, मैं भी जाती थी, और मेरी सास पैर से दिव्यांग थी, तो मैं अपनी सास को साथ में ले जा करके और उनको
खेत के पार में बैठा लेती थी और साथ में मेरी अपनी सासू को रखती थी और हम लोगों ने ईंट का काम किया। और फिर मुझे लगा कि हम कब तक दूसरों के यहाँ काम करेंगे, तो मैं खुद अपने जो छोटा सा खेत था उस खेत में हम लोगों ने ईंट बनाया और यही सिर है कि जिसमें ईंट ढो करके, और आज भी वो ईंट बनाने का काम मैं कर रही हूँ। आज भी वो काम जारी है, गांव में ईंट बनाती हूँ। और जब खेती के समय आया तो उसमें हम लोग खेती उगाते हैं, धान उगाएंगे, गेहूँ उगाते हैं, तो वो काम आज भी जारी है। तो यकीन मानिए हमारे यहाँ पास अभी तक जितने गेस्ट आए उनमें सबसे संघर्ष वाली यदि कहानी किसी मेहमान की, गेस्ट की है तो आपकी है। पर संघर्ष करने के बाद कुछ मिलता है तो वाकई में उसकी आनंद एक अलग ही रहता है जी। और जिस तरीके से हमने संघर्ष किया और ये मेरा कर्म समझ करके मैंने लगातार काम की और आज उसी के कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस स्थान पे लाया और एक कार्यकर्ता भाव लेकर के लगातार मैं काम कर रही हूँ। पहले भी करती थी, आज भी कर रही हूँ। और पद एक अलग बात है, पर जो मैं कार्यकर्ता भाव लेकर के काम करने में जो आनंद आती है वो मैं महसूस कर रही हूँ। संपत्ति जी, हमारा स्टूडियो है, आप देखिए यहाँ हम लोग बैठ के न्यूज़ पढ़ते हैं और आज आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी यहाँ बैठें और आपसे हम थोड़ा न्यूज़ पढ़वाएंगे, अपने बारे में बात करवाएंगे। तो विस्तार न्यूज़ के स्टूडियो में पहुंची हैं हमारी मेहमान संपत्ति उइके जी, जो मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं। संपत्ति जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैठ के? हम लोग कैसे न्यूज़ पढ़ते हैं, देखिए। बहुत अच्छा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो जो जिस अंदाज में लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, तो ज़रा यदि आप सामने देख के बोलें। जी, मैं संपत्ति उइके, सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैं इस समय मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूं। मेरे और मेरी सरकार द्वारा किए जा रहे जनहितैषी के कामों के लिए आप विस्तार न्यूज देखते रहिए। विस्तार न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का तेजी से उभरता चैनल है। आज मैं विस्तार न्यूज के गेस्ट इन न्यूज रूम कार्यालय का हिस्सा बन रही हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ दिया सब कुछ और मुझे लगा हमको तो चश्मे की जरूरत पड़ती है, आपको नहीं पड़ी? नहीं। क्या बात है। तो मंत्री जी, हम अपने मित्र हैं विवेक राणा, इनसे ये भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। विवेक, पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? जी मैडम, हमेशा मैं आपको कवर करता हूँ और हमेशा देखता हूँ कि कभी आप मंडला दौरे में हैं, कभी अलीराजपुर, कभी फिर आपने सिंगरौली। तो क्या राज है आपकी एनर्जी का जो आप लगातार दौरे पर दौरे करती हैं? नहीं, हम तो ऐसा है कि एक जनजाति समाज से हूँ और जिस तरीके से मोटे अनाज का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार बात करते हैं, तो हम कोदो कुटकी खाते हैं। कोदो कुटकी और मक्का का पेज और भाजियाँ, तो ये लगातार मैं खाती हूँ, अपने डाइट चार्ट में भी मैं लेती हूँ। और जैसे आपने कहा अभी विवेक जी ने कि आप लगातार दौरे पे रहते हैं, तो ये हमारी आदतन बन गई। और जिस तरीक़े से मुझे पार्टी ने अलीराजपुर के प्रभारी मंत्री बनाए, तो यहाँ से 900 किलोमीटर हम जाएं, फिर हमारे सिंगरौली के प्रभारी मंत्री, वो दूसरा छोर है, तो वो तो फिर भी अच्छा है। वहाँ पे जाकर के हमने देखा तो मुझे अलग ही अच्छा लगा। वहाँ भील भिलाला वो वाला बेल्ट है, वहाँ पे भील भिलाला भारिया ये लोग रहते हैं। पर मेरा महाकौशल है जहाँ पे मैंने जीवन यापन की, तो वो हमारा गोड़ जनजाति क्षेत्र है जहाँ रानी दुर्गावती के एक गढ़ थी, तो ये वाला बेल्ट अलग है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे समझ में आया कि भील भिलाला की परिवेश और वहाँ की बोली भाषा, वहाँ की संस्कृति को देखने का मौका मिला। जैसे भगोरिया नृत्य होती है वहाँ पे फरवरी में, जो विश्व प्रसिद्ध है। आपके यहाँ कर्मा नृत्य होता है और हम लोगों के इधर कर्मा नृत्य होती है। तो ऐसा अलग अलग है। जैसे सिंगरौली में है तो सिंगरौली भी अलग है। किन चीज़ों का आपको शौक है? घूमने का, फिल्में देखने का, पढ़ने का? मेरे को अपनी संस्कृति में जो कर्मा, ददरिया, रीना, सैला, इन चीज़ों का ज़्यादा है और लोगों की सेवा करने का, और ख़ासकर हमारी जो गरीब जनजाति बहनें हैं और बेटियां हैं, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का। पॉलिटिक्स में महिला नेता हैं आप, तो पॉलिटिक्स में किस महिला नेता ने आपको बड़ा इंस्पायर किया है? किससे आप प्रभावित रही हैं? पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तो उस समय से ही मैं सुषमा स्वराज जी और सुमित्रा महाजन जी और माया सिंह जी, इन लोगों से बड़ी प्रभावित हुई। उमा दीदी, जब भी इन लोगों से मिलने जाती थी तो उनसे जब मैं बात करती थी तो उनको लगता था कि ये बड़े इंटरेस्ट से ये सब बातें कर रही हो आप, क्यों आपको नेता बनना है आगे? तो उन लोगों ने मुझे बहुत
कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया और बहुत सहयोग किया। महिलाओं में यदि देखूं तो आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? हमारे यहाँ पे मालगुजारी गांव थी, वहाँ पे गीता पांडे जी। वहाँ पे मालकन थी। तो उन्होंने कहा कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इतने सालों से सरपंच बने पर जो लगन से काम करना चाहिए वो इस गांव के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार उन्होंने हमें बुलाया, पतिदेव को और हमारे ससुर साहब को, और हम लोगों के यहाँ परिवार में जो मालकन के जो खेत होते थे जो उनमें काम करते उनमें काम करते थे ससुर साहब जी। तो उन्होंने कहा कि रामा भैया आपके यहाँ बहू को यदि हम इस बार चुनाव लड़वाएं गांव से तो कैसा रहेगा। तो हमारे यहाँ पे ससुर साहब बोले कि एक तरफ मालकन की बात, क्योंकि गांव की मालकन थी वो, तो उसकी बात कोई टालते नहीं थे। वहाँ पे जब बात हुई, मालकन ने बात रखी कि मेरे ऐसी प्रस्तावना है कि इस बार भली समान सीट है पर इस बार मैं सोच रही हूँ कि आपके यहाँ बहू को लड़वाने के लिए। हमारे यहाँ ससुर साहब धीरे से बोले, मालकन जी कह रही हैं कि आपको पंचायत चुनाव लड़ना है। तो मैं एकदम डर गई और मैंने हाथ जोड़ के कही कि बाबूजी आप जैसा आदेश करेंगे पर मेरा मन नहीं है राजनीति में। मैंने कहा मैं मालकन से मना लूँगी, बुआ के पैर पकड़ लूँगी कि बुआ मैं नहीं, किसी और को लड़वा दो, मैं नहीं लड़ूँगी। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, मालकन की बात को नहीं टाल सकते हम, आज उन्हीं के खा रहे हैं, उनकी खेती हम कर रहे हैं, बनी मजदूरी उनके यहाँ कर रहे हैं। तो बोले आपको करना ही पड़ेगा करके। तो फिर मैं मानी ऐसे ही नहीं इतनी आसान से। फिर मैं गांव वालों को सबको बैठा ली बुआ के सामने और फिर उनको बोली मालकन के सामने कि भाई मेरे को यदि आप खड़े कर रहे हो तो फिर मैं चुनाव तो नहीं लड़ूंगी, सब मिल कर के यदि आप लोगों के सहयोग मिले तो मैं काम कर पाऊंगी। तो फिर सब लोगों ने सर्वसम्मति से आपको चुनाव, माने पहला चुनाव सरपंच का निर्विरोध जीते। जिला पंचायत में भी निर्विरोध रही, राज्यसभा में भी निर्विरोध रही, अब आकर के आप लोगों के बीच में आज नहीं, बैठी चलिए हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू। करके संपतिया जी, और आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया आने का। जी धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया और आपके ऑफिस देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आई आपके स्टूडियो जी। पर यहाँ पे जिस तरीके से आपके पूरे वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, सभी लोग हैं, आपके चीफ हैं, तो मुझे मिल करके भी बहुत खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हर ऑफिस में महिलाएं भी रहें, लड़कियां रहें, तो यहाँ मैं देख पा रही होंगी आपके ऑफिस में सभी लोग हैं। नहीं, चलिए अच्छा लगा। बहुत सारी हमारे जो कलीग हैं, महिला साथी में हो, सब बहुत जी। हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, सब बहुत मेहनती हैं और आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो ये थी हमारे मेहमान संपतिया उइके जी। अगली दफ़ा फिर किसी नए मेहमान से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।